ये पाथ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जब भी कोई रोड होती है या हाईवे होता है या छोटी छोटी मतलब जो भी आपने रोडवेज बनती हैं, आपने देखा होगा उसके साथ साथ ना एक ऑप्टिकल फाइबर भी साथ साथ में जाती है, आपने देखा होगा, राइट, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से टावर तक आपका वायरलेसली ट्रैवल करता है, इसके बाद वहां से पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है, ऑप्टिकल वर्ड बना है ऑप्टिक से, ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। अब सूरज यहाँ से धरती से लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन फ्यू सेकेंड्स में उसकी सन रेज यहाँ तक पहुंच जाती हैं। उसी तरीके से आपने कोई इंस्ट्रक्शन आपने अगर भेजी है, कोई आईपी एड्रेस से कोई सॉन्ग की रिक्वेस्ट करी है, तो आपने जो यूट्यूब का जो डेटा सेंटर जहां से ऑपरेट हो रहा है ना, वहां से डेटा प्रोसेस होता है लाइट की स्पीड से, मल्टीपल कंट्रीज से, समुद्र के रास्ते से ट्रैवल करता हुआ आपके डिवाइस तक पहुंचता है। दिस इज हाउ डेटा ट्रैवल, इस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है, हवा में ट्रैवल नहीं करता है, राइट, इस तरीके से। सो डेटा सेंटर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी 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 बिग रोल। अब रोल ऑफ डेटा सेंटर की मैं बात करता हूँ, तो डेटा सेंटर हर चीज के लिए जरूरी है, लाइक स्ट्रीमिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, स्टोरेज हो, आप आई क्लाउड यूज करते हो, जीमेल क्लाउड यूज करते हो, और जो 10 तरह के आप, मैं यूज नहीं करता, मैं आई क्लाउड यूज करता हूँ, इसलिए आई डोंट हैव एनी आइडिया। गूगल ड्राइव भी होता है, गेस गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, और 10 तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं जहां से, या सर्विसेज होती है जहां से, ये सब ना डेटा सेंटर से कनेक्टेड है। स्ट्रीमिंग हो गई, लर्निंग हो गई, फाइनेंस हो गया, गेमिंग हो गया, सब कुछ कर, इवन वी आर कनेक्टेड थ्रू डेटा सेंटर, some data center से कनेक्टेड, मतलब डेटा सेंटर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल। और ये समझ जाओ कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, जितना इंटरनेट डिवाइसेस बढ़ रहे, जितना लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, इसका बैकबोन है, इसको सपोर्ट करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा अगर 828 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तो उसका बेस उतना ही मजबूत बनाया गया है, राइट है ना। उसी तरीके से इंटरनेट जितना ज्यादा यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ना, उसी तरीके से बैक सपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसको बोलते हैं डेटा सेंटर्स, राइट। चलो समराइज करते हैं थोड़ा सा 30 सेकेंड के अंदर। हमने शुरू किया कि ये इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है, आईटी में सबसे बड़ा रोल इंटरनेट का है। इंटरनेट का यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं, डेटा क्रिएट करने के लिए और डेटा एक्सेस करने के लिए। डेटा क्या होता है, यू नो, यू बेटर नो, राइट। डेटा क्रिएशन क्या होता है, वो मैंने आपको शेयर किया कि आप कुछ भी जो डेटा लॉक्स बना रहे हैं उसे डेटा क्रिएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि एक दिन में कितना डेटा लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल हमने बताया कि यार 2G के टाइम पे कितना डेटा लोग यूज करते थे, 4G के टाइम पे कितना यूज कर रहे हैं, आज तो 5G चल रहा है, तो कितना ज्यादा लोग डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अगर डेटा क्रिएट कर रहे हैं मतलब ये कहीं पे स्टोर हो रहा है। स्टोर कहाँ पे होता है, सर्वर्स में। सर्वर क्या है, अब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सर्वर्स होते हैं रैक्स में, रैक्स रखे जाते हैं डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। डेटा सेंटर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, सो दैट इज ऑल अबाउट द डेटा सेंटर। अब ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, हम डेटा एज अ बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट है ना। तो डेटा एज अ बिजनेस में ये इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट ग्रो कर रही है बहुत अलग लेवल पे। रीजन क्या है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो कि मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, सारी चीजें हाई डेफिनेशन हो रही है, मतलब जितना ज्यादा लोग इंटरनेट पे एंगेज हो रहे हैं, जितनी चीजें स्पीड बढ़ रही है इंटरनेट की, उतना ज्यादा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट टॉप पे है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, आफ्टर दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रेगुलेशन की इसका कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप हुआ, जिसके कारण से ये बिजनेस बूम पे जाने वाला है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, 5G and IoT expansion, cyber security needs and sustainability and green energy, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को, डेटा सेंटर इंडस्ट्री को अलग लेवल पे बूम पे लेकर आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हिंदुस्तान में डेटा एज अ बिजनेस ये अपने आप ही ग्रो कर रहा था, क्योंकि इंटरनेट जितने लोग इंगेज हो रहे हैं अपने, ये बाय डिफॉल्ट ये बिजनेस ग्रो कर रहा था। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई जब सरकार ने एक स्टेप लिया, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये समझ जाओ कि आग में घी डालने का काम हुआ है, सीधी सी बात है। अब ये हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये लॉ पास किया, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। लेकिन ये लॉ से पहले
मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि लॉ पास क्यों हुआ, राइट। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे उस टाइम पे, राइट। और सरकार ने इंस्टेंट एक्शन लेते हुए सबसे पहला स्टेप लिया था, चाइनीज 72 एप्लीकेशन बैन किए, इफ यू गाइस रिमेम्बर। बहुत सारे लोगों को लगता था कि यार ये कौन सा स्टेप होता है कि यार लड़ाई में रिवेंज लेने के लिए आप चाइनीज एप्लीकेशंस बैन करके क्या ही होगा। उनमें से मैं भी एक शामिल था, व्हाइल आई वाज अ टेक्निकल गाय, मतलब मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी है इसी फील्ड से रिलेटेड, तब भी मेरी थॉट प्रोसेस ये थी, ये कौन सी बात होती है यार, ये कौन सा स्टेप होता है, एप्लीकेशन बैन करके करोगे क्या, मेरा ये था। लेकिन आज आप गूगल सर्च करना और ये सर्च करना कि यार ये 72 चाइनीज एप्लीकेशन बैन क्यों किए गए थे, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि चाइनीज एप्लीकेशंस ने इंडियंस का बहुत बड़ा डेटा चाइनीज अथॉरिटीज को लीक किया था। जो डेटा उनको नहीं शेयर करना चाहिए था उन्होंने शेयर किया था। एंड जब आपको पता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते किसी चीज में, तो सरकार के पास एक ही स्टेप बचता है, वो होता है बैन करना। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से टिकटॉक वाज दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन, जिसमें से लोग बहुत हैरान परेशान भी हुए थे और वो एप्लीकेशन बैन कर दिया गया था। आज अभी एक दिन पहले, कल की बात है या आज की बात आई गेस, यूएस ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया। बैन करने का सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूँ, ये तीन तीन इमेजेस आप देख रहे हो ना, आपने नोटिस किया होगा कि आप प्ले स्टोर उठाओ या एप्लीकेशन ऐप स्टोर उठाओ, आईओएस अगर आप यूज करते हो, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, आप एक्सेस देते हो, परमिशन देते हो, अलाउ एक्सेस, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, राइट। आप गैलरी की परमिशन देते हो, कॉन्टैक्ट की देते हो, माइक्रोफोन की देते हो, कैमरा की देते हो। परमिशन देने का मतलब होता है कि किसी एप्लीकेशन को आपने परमिशन दी कॉन्टैक्ट्स की, तो आपके फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस उनके पास है। गैलरी का मतलब होता है सारे फोटोज का एक्सेस उनके पास है। माइक्रोफोन का एक्सेस देना मतलब कि आपका फोन अगर बंद भी है ना, बंद इन द सेंस की लाइक आप पैसे बंद करके रखा हुआ है, इंटरनेट चालू है, तब भी ये फोन सुन रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसे माइक्रोफोन बोलते हैं, राइट। कैमरा मतलब कैमरे का एक्सेस है आपके पास यार, उसमें उनको सब पता है। आप कभी ट्राई करना कि आपका फोन ऐसे रखा हुआ है, आप BMW की बात करना, आप देखते हैं उसको एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आप मनाली की बात करना स्टार्ट करना, वेकेशंस की बात करना स्टार्ट करना, आप देखोगे आपको गूगल में, आपको यूट्यूब में, आपको गोआई विवो में, जिस प्लेस के बारे में आप अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड आपका फोन ऐवे ही रखा हुआ था, आपने देखा होगा उसके एडवर्टीजमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारा फोन हमको सुन रहा होता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन को आपने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया है, वो हमारी आवाज 24/7 सुन रहा होता है। और जो उसको जो चीज चाहिए ना, उससे रिलेटेड वो आपके सामने चीजें रखना स्टार्ट कर देता है। ये एप्लीकेशंस करते हैं। द बिगेस्ट एग्जांपल, जो सबसे बड़ा एग्जांपल और रिलेटेबल एग्जांपल है, वो है ट्रू कॉलर का। मेरे फोन में 5000 कॉन्टैक्ट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। I have more than 5,000 contacts in my phone, right? And I downloaded Truecaller. Truecaller ने मुझसे contacts का access मांगा कि भाई साहब आप contacts का access दीजिए। मैंने दे दिया, क्योंकि अगर मैं access नहीं देता तो वो application रन नहीं करता। मैंने जब वो access दिया, मेरे 5,000 contacts Truecaller के सर्वर पे चले गए। अब कोई इंसान, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हरजीत जी ने, जिन्होंने आज तक कभी भी Truecaller डाउनलोड नहीं किया, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही डाउनलोडेड ट्रू कॉलर, उन्होंने ट्रू कॉलर को डाउनलोड किया वेरी फर्स्ट टाइम। आपको पता है, अब कोई भी नंबर वो सर्च करेंगे, मेरे 5,000 कॉन्टैक्ट्स, राइट, मेरे 5,000 कॉन्टैक्ट्स, और ऐसे हरजीत जी के कॉन्टैक्ट्स में जितने लोगों ने ट्रू कॉलर डाउनलोड किया हो, पता चला कि ट्रू कॉलर के पास करोड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कई बार आप नंबर सर्च करते हो तो वो रॉ नाम होता है ना, आशीष भाई या आशीष के नाम से किसी ने किया है, भाई के नाम से किया है, तो वो नाम आपको शो कर रहा होता है, आपने नोटिस किया होगा। दिस इज हाउ डेटा इधर से उधर जाता है। आपने देखा होगा एक दिन में आपको कितने अनवांटेड कॉल्स आते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, प्रमोशनल आ रहा है, स्टॉक मार्केट से आ रहा है, शेयर मार्केट से आ रहा है, पता नहीं क्या, क्योंकि डेटा लोग बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। तो जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस थे, उन्होंने इंडियंस का डेटा मिसयूज किया, क्योंकि उनको पता था कि आर्मी के जवान क्या कर रहे हैं, उनके फोन में क्या, उनकी लोकेशंस क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, घर पे क्या बात कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ और सरकार ने 72 चाइनीज एप्लीकेशन बैन किए। अच्छा, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या था?
2019 में ही सरकार ने डेटा लोकलाइजेशन लॉ लेकर आई, जिसको जब आपको पता है जब कोई लॉ पास होना होता है तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों पे रखा जाता है, लेकिन उस टाइम में उसमें बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया, जो एमपीज होते हैं उन्होंने डिसएग्री किया और वो लॉ पास नहीं हो पाया। 4 साल तक उस पर बहस छिड़ने के बाद उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए, बहुत सारे अपडेशंस किए गए और 11 अगस्त 2023 को एक लॉ पास किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस लॉ का नाम था डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसमें दो सबसे बड़े स्टेप्स किए गए। पहला स्टेप ये जो लिखा हुआ है, इंडियाज डेटा इन इंडिया ओनली, और दूसरा स्टेप था कि कोई भी अगर डेटा ब्रीचिंग होती है हिंदुस्तान में तो 50 से लेकर 500 करोड़ तक का फाइन है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे अगर डेटा लीक किया जाता है तो वहां पे डेथ पेनल्टी तक है। अब बात करते हैं डेटा, इंडियाज डेटा इन इंडिया ओनली। अब इसको बहुत बड़ा, पता नहीं कितने पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन समराइज करता हूँ। अगर किसी कंपनी के पास आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो उनको बाउंडेड है कि अगर उनको आपके डिवाइस में उनको हिंदुस्तान में सर्विस देनी है, सो दे नीड टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन इंडिया। जैसे आई क्लाउड के पास मेरा पर्सनल डेटा है, मेरे पर्सनल फोटोज हैं, राइट? तो अगर अब सरकार ने लॉ ला दिया कि अगर आपके पास कोई पर्सनल डेटा है और आप हिंदुस्तान में सर्विस देना चाहते हो, तो आपको यू नीड टू बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन इंडिया। मतलब इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आई क्लाउड हो, और 10 तरह की वेबसाइट्स हो, होस्टिंग सर्विस हो, गेमिंग एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, अगर उनके पास इंडियंस का पर्सनल डेटा है, सो और वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे नीड टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन इंडिया। सिंपल सी बात है। और आपको एक चीज बता दूं, जब जब सरकार कोई लॉ लेकर आती है तो एक इंडस्ट्री राइज करती है हमेशा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब सरकार ने डीजल इंजन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट किए थे, तो एक इंडस्ट्री ने राइज किया, जिस इंडस्ट्री का नाम है ईवी। पहले 1000 में से एक आध कार दिखती थी ईवी, फिर उसके बाद से 100 में से एक दो दिखना स्टार्ट हुई, फिर 50 में से एक दो दिखना स्टार्ट हुई, अभी आने वाले टाइम पे 10 में से एक दो दिखना स्टार्ट हुई, और आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको ईवी दिखेगी। ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, ईवी इज अ फ्यूचर। सो 10-15 साल पहले जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड थे, जो मार्केट में अवेयर है, उन्होंने अगर 2-3 लाख रुपए के ईवी के स्टॉक्स भी बाय किए थे ना, आज वो करोड़ों में खेल गए। मतलब करोड़ों में उन्होंने अपना कैपिटल गेन कर लिया, राइट? तो जब भी सरकार कोई स्टेप लेती है, कोई लॉ पास करती है, तो एक इंडस्ट्री राइज करती है, और जैसे सरकार ने ये लॉ पास किया, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी राइज कर रही थी, रीजन मैंने आपको बताया, लेकिन जैसे ही सरकार ने ये लॉ पास किया, तो ये समझ जाओ जितने लोग इस फील्ड से रिलेटेड थे, जो मार्केट को समझते हैं, जो कि यार कब कौन सा अवेयर है कि क्या चीजें होने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री अलग लेवल पे बूम पे जाने का सबसे बड़ा ऑफर अगर किसी ने दिया तो भारत सरकार ने दिया, कि भाई साहब आ जाओ इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री अलग लेवल पे गेम करने वाली है। इंडियाज डेटा इन इंडिया ओनली, टाइम बाउंडेशन दिया गया, इवन होस्टिंग सर्विसेज को 1 जनवरी 2027 से पहले अगर हिंदुस्तान में कोई भी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो उनको इंडियन होस्टिंग सर्विस यहाँ पे चालू करनी पड़ेगी। मतलब अगर वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा या टाई अप करना पड़ेगा, इन सिंपल लैंग्वेज अगर इसको साधारण भाषा में समझाएं। सो इंडस्ट्री अलग लेवल पे है, अलग स्कोप है, इसका सीन ही अलग है, राइट? है ना? ये एक सबसे बड़ी चीज थी, राइट? अच्छा, अब आपको बताता हूँ इसका स्कोप क्या है। थोड़ा सा इसको स्टडी करता हूँ तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया जनरेट्स 20% ऑफ ग्लोबल डेटा, बट आवर डेटा सेंटर कैपेसिटी इज जस्ट 3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। This discrepancy presents a massive opportunity for growth and investment in data center industry। मतलब पूरी दुनिया का 20% डेटा हम जनरेट कर रहे हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो 3% है। मतलब ये शो करता है कि इस इंडस्ट्री में कितना ज्यादा फ्यूचर है। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत है और वो है भी नहीं, और आपको पता भी है, तो एक आंख बंद करके आपको इस इंडस्ट्री का बेनिफिट लेना चाहिए। इसे बोलते हैं समझदारी, सिंपल सी बात है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, इसे बोलते हैं डिमांड एंड स्कोप।
जहाँ पे एक इंसान अपनी लाइफ में इसको मतलब अगर आप इस चीज को समझते हो तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि नहीं यार इसका तो फ्यूचर है बहुत, इसमें मुझे कौन से तरीका मिलना चाहिए जिस तरीके से मैं अगर डेटा सेंटर इंडस्ट्री का पार्ट बन सकूं तो मुझे बन जाना चाहिए। राइट। सो चलिए बात करते हैं। जब आपको भी पता है कि जब कोई इंडस्ट्री राइज करती है तो बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर सारे मैदान में कूदते हैं। अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करूं, टाटा बहुत सारा सरकारी डेटा देख रही प्लस बहुत सारा अपना खुद का डेटा देख रही, टीसीएस और आपको खुद ही पता है कि वन ऑफ दी बिगेस्ट कंपनी, एशियाज बिगेस्ट कंपनीज में से आती है। सो बड़ी चीज है। अडानी ग्रुप का गूगल के साथ टाई अप है, बहुत डेटा सेंटर्स में बहुत अलग लेवल का दे आर डूइंग। रिलायंस, जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग थी तो चेन्नई में फेसबुक के साथ बहुत बड़ा इन्होंने करार किया, कोलैबोरेशन किया और फेसबुक के साथ दे आर बिल्डिंग बहुत बड़ा डेटा सेंटर ये बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं आपकी और मेरी की, लाइक ये तो बिग प्लेयर्स की बात हो गई। आप और मैं इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। राइट। आप और मैं कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? हमने कोलैबोरेशन किया वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नाम से ही लग रहा है आपको ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस यू आर राइट। कैसे? चलो, जब वीपी ग्रुप की बात चल रही है तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोफाइल की, ग्रुप प्रोफाइल की। जैसे टाटा की बात करते हैं, टाटा पे हमारा एक ट्रस्ट है तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारण से यार इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सारे वेंचर्स बहुत अच्छे हैं। दे आर दी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनीज में से एक है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। दे आर इमर्जिंग एक्चुअली। कम टाइम पे इन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में अपने झंडे गाड़े हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राइट। आईटी में बात करें तो अबैकस क्लाउड जो कि क्लाउड सर्विसेज देती है, कोलायस क्लाउड जो कि यूएसए की वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है, जो कि इंडिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑफिशियली अबैकस या वीपी ग्रुप हैंडल करती है। velocity.com, अगर आप एआई से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या एप्लीकेशन बना रहे हो या गेमिंग ऐप बना रहे हो, so you need GPU server, GPU based, और India's first made in India GPU server अगर कोई दे रहा है तो velocity.com, you can buy your domain, you can build your website from here। आपको cloud based server चाहिए, आप velocity.com से ले सकते हो। आपको जीपीयू बेस्ड सर्वर चाहिए तो आप velocity.com से ले सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लाउड, वन ऑफ द बिग कंपनीज ऑफ यूएसए, राइट, उनका ऑफिशियल कोलैबोरेशन है हमारे साथ। इसके अलावा सर्विलांस की बात करें तो माय क्लाउड कैंप, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जितना सीसीटीवी का फुटेज है वो बीपी के पास आता है और ये बहुत अच्छी सर्विस। आपके घर पे सीसीटीवी, आप सब्सक्रिप्शन इनका ले लीजिए और आपका आखिरी मिली सेकंड तक पूरा डेटा सर्वर पे स्टोर होता है। नॉर्मली कहीं पे कई बार चोरी होती है और पता चलता है चोर ना डीवीआर उठा के भी लेके चला जाता है, तो आपके पास डेटा ही नहीं था। तो दिस इज अ स्मार्ट मूव जो कि इनकी अच्छी खासी सर्विस है। इसके अलावा माय इंटरनेट पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा रीजन में अराउंड इनके मोर देन 1 लाख कंज्यूमर्स है। जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, उसी तरीके से माय इंटरनेट कनेक्शन के प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा खासा इनका बिजनेस है। वाईफाई इट्स अ पब्लिक हॉटस्पॉट लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है जहाँ पे अंडर वन रूफ आप एक वाईफाई सब कनेक्ट करते हैं। सो इट्स अ पब्लिक वाईफाई। इसके अलावा स्काई प्रो, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बीएसएनएल आईपीटीवी के थ्रू जितने 500 से ज्यादा चैनल पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट करती है वो ऑफिशियली यूज करती है स्काई प्रो की सर्विस को। पूरे इंडिया में 12 लाइसेंसेस है, 12 लाइसेंसेस होल्डर है, जिसमें से 8 लाइव है, जिसमें से स्काई प्रो के पास आईपीटीवी का लाइसेंस है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं। और बीएसएनएल हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, बीपी ग्रुप का ऑफिशियल पार्टनर है। ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है और हम इतने स्किल्ड हैं, इतने टेक में मास्टर हैं कि बीएसएनएल हमें लायक समझता है कि यार नई सर्विसेज यूज करके पूरे हिंदुस्तान में 500 प्लस चैनल हम लोगों को दिखा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सो ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। स्काई प्रो, दैट इज आवर वेंचर। रियल एस्टेट की बात करें, दे आर इनटू रियल एस्टेट एज वेल। मोहाली में इनका बहुत बड़ा टाउनशिप्स है और मल्टीपल रियल एस्टेट के वेंचर्स हैं। क्लीन एनर्जी, माय ईवी, पूरे हिंदुस्तान में ये चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट, ढाबा या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अच्छा खासा क्राउड यहाँ पे आता है, आप ये फ्रेंचाइजी ले सकते हो माय ईवी। राइट। एंड इसके अलावा दो चैनल्स हैं इनके, माय पंजाबी, माय हिंदी न्यूज चैनल्स हैं। आशकीन जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एविएशन में माय जेट प्राइवेट जेट आप
आप चार्टर्ड प्लेन कर सकते हो, एयर एम्बुलेंस आप बुक कर सकते हो, दे हैव सर्विसेज, इनके अपने खुद के प्लेन्स हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए इमिग्रेशन टाइम, सो कंपनीज हैव एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी कंपनीज गोइंग टू लॉन्च देयर एप्लीकेशन लाइक ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, बहुत सारी चीजें लाइन अप है। मतलब मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वीपी ग्रुप अपने आप में इमर्जिंग ब्रांड है, जो कि मल्टीपल सेक्टर्स में दे आर डूइंग वेरी 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 गुड, राइट? तो कि काफी अच्छा लगता है। अच्छा, जब बात किसी ग्रुप की आ रही तो ऑब्वियस सी बात है उनके ओनर्स के बारे में डिस्कशन करना मैंडेटरी, राइट? हु इज द प्रेसिडेंट? मिस्टर रणजीत सिंह संधू सर। रणजीत सिंह संधू सर पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ रीजन में बीएसएनएल के बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे रह चुके हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने इनको संचार श्री का अवार्ड दिया है। रीजन क्या था? 1991 से 1996 तक पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर की वायरिंग करी थी, जिस टीम को लीड किया था मिस्टर रणजीत सिंह संधू सर। और उनके इस अमेजिंग वर्क के लिए अपने हार्डली फिंगर काउंट्स कुछ ही अवार्ड्स दिए संचार श्री, जिसमें से बीएसएनएल ने अपने इन एम्प्लॉय को बहुत सबसे बड़ा अवार्ड दिया, संचार श्री अवार्ड, जो कि बहुत प्राउड वाला मूवमेंट था। इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। उनके बेटे मिस्टर नवजोत सिंह संधू सर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके पार्टनर मिस्टर पवन प्रीत धालीवाल जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं। इनका बैकग्राउंड टेक रहा है, दे आर मास्टर्स टेक्नोलॉजी में, दे आर एक्सपर्ट स्किल्ड है। दैट्स व्हाई इन्होंने पूरा टेक वाला जो बिजनेस है उन्होंने उन्होंने उस चीज को पकड़ा, और दे आर डूइंग रियली ग्रेट। व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस वीपी ग्रुप, आई फील प्राउड कि यार, और बहुत अच्छा लग रहा था कि हाउ दे पीपल आर क्रेजी, किस तरीके से ये लोग मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपका एसोसिएशन या कोलैबोरेशन ऐसे फर्म के साथ या इमर्जिंग ऐसे ओनर्स की सोच के साथ होता है ना, या ऐसे ओनर्स है, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सेफ फील करते हो कि यार लाइक यू गाइस आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो, राइट? सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर? यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपके पैसों की बात आ गई है, तो थोड़ा सा और ज्यादा फोकस हो रही, बस अरे 5 रुक साल जा रे, रुक दे, मैं काम करियो गई। समझिएगा, राइट? 3 पॉइंट्स है, और यहाँ पे जो रुकी नहीं रहो बिल्कुल ही। पहली बात है कि अगर आप कहीं पे चुप। इन्वेस्ट करते हो तो ये देखो कि ऐसा क्यों इन्वेस्ट करना जो चाहिए। चोर नीचे रानी आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, मैं फिर से जैसे बोल कहते रहा रख दे, मैं काम हूँ, करियो, रुके को ना मार दे। और वो है डेटा सेंटर इंडस्ट्री। यू हैड द सेम पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? सो अनमैच्ड डिमांड, मतलब तो रुके even कौन with सड़ो all बिल्कुल। players in the field, the demand for data centers over the next 20-25 years cannot be fully met, पॉसिबल ही नहीं है। सारे बड़े प्लेयर्स, सारे छोटे प्लेयर एक साथ कूद जाए ना, तब भी इस इंडस्ट्री को फुलफिल नहीं किया जा सकता है आने वाले 20 से 25 साल। सेकंड, गवर्नमेंट पैसा, मैं आप सबको बता दूं, इवन यू हैव 500 करोड़ आपके पास है, तो भी आप डेटा सेंटर नहीं लगा सकते, क्योंकि डेटा सेंटर इट इज ये बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, बहुत सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट। डेटा सेंटर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, लोकेशन सरकार डिसाइड करती है, आपको मल्टीपल स्टेजेस से निकलना पड़ता है, आपको स्किल्ड होना पड़ता है, आपको मल्टीपल लाइसेंसेस चाहिए। और लाइसेंस ये वो वाला लाइसेंस नहीं है कि आपने दारू का लाइसेंस खरीदा 14 लाख का, 15 लाख का, आपकी अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत, और आपने बस लीकर सर्व करना स्टार्ट कर दी। लाइक वी ओन अ क्लब इन गोवा, तो मैं और मेरा भाई हमने कुछ पैसे दिए और हमें लाइसेंस मिल गया और हमने सर्व करना स्टार्ट कर दिया लीकर। इट्स नॉट अ बिजनेस लाइक दैट। आपको यहाँ पे क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ। जब भी कोई डेटा सेंटर बनता है ना, उसको जो सरकारी ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, और उसमें सरकारी डेटा भी होता है। सो दिस इज नॉट अलाउड, किसी भी अनस्किल्ड इंसान को, भले उसके पास अंट शंट पैसा है, वो अलाउड नहीं है उससे छेड़खानी करने के लिए, राइट? सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर, जो कि बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है, और गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में हो रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग एवर।
जिसके कारण से मैं जब इस चीज को समझता हूँ, मुझे लगता है कि यार अगर इतनी चीज है ना, तो मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। एंड द थर्ड थिंग, बीपी ग्रुप की सक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया कि वाई बीपी ग्रुप को हमने चूज किया, क्यों बीपी ग्रुप इतना रिनाउंड है, क्यों इस ग्रुप के साथ एसोसिएट होना अपने आप में एक प्राइड मूवमेंट है, ये मैंने आपको शेयर किया। सो आई हैव 3 रीजंस जिसके कारण, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट थिंग, तो इन्वेस्टमेंट के साथ एक वर्ड लग के आता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में जो मैं मानता हूँ कि मेरा जो फंड है ना, वो सिक्योर क्यों हो सकता है, 3 रीजन के कारण से। द अनमैच्ड डिमांड एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पैक 100%, जो कि बहुत बड़ा सेफ एंड सिक्योर पॉइंट है। एंड द थर्ड थिंग, स्किल्ड बीपी ग्रुप, जो कि बीपी ग्रुप अपने आप में एक अलग लेवल पे गेम कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर की पॉइंट्स की बात करें, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। हाई डिमांड एंड अनमैच्ड सप्लाई, गवर्नमेंट बैक्ड रेगुलेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल, लीगल फ्रेमवर्क फॉर लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स, बीपी ग्रुप प्रूवन ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। दीज आर द रीजन जो मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा बेनिफिट लेना चाहिए। देखो, जब तक कोई चीज आपको नहीं पता है, दैट्स ओके, लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री के बारे में जान जाते हो ना, फिर उसके बाद उसको अवॉइड करना, इग्नोर करना और उसको साइड पे रखना, ये शायद इस चीज का एहसास आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बहुत दुखी वाले मन से होगा यार, कि यार मेरे को भी पता चला था इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मैंने उस पर दिमाग नहीं लगाया। तो मैं तो बोलता हूँ, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, दे आर गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, चेक एंड वेरीफाई एवरीथिंग। इवन जस्ट आप हेल्प लो, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, लॉयर की हेल्प लो, सीए की हेल्प लो। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी रिसर्च करी है, एंड आई एम वेरी, आई कैन डिबेट एकदम से अच्छा खासा वाला, राइट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे अच्छी ग्रोथ आज की डेट में, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेप के लिए इससे बड़ा डिसीजन स्टेप नहीं हो सकता है, राइट। प्रैक्टिकल टर्म्स में, ऐसे नहीं कि बातों में, हवा में नहीं, ऑन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेटेस्ट स्टेप फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ, राइट। चलिए जी, बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात चल रही थी, चलो एक छोटी सी गुड न्यूज आपको बता देता हूँ। कंपनी के अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 डेटा सेंटर्स लाइव है, जिसमें से 12 एज डेटा सेंटर्स हैं, और इसके अलावा बहुत 12 अपने ओन डेटा सेंटर्स है, रेस्ट कोलोकेटेड है। कंपनी के आने वाले 2027 या 28 तक करीब 120 से 150 एज डेटा सेंटर्स, डेटा पार्क कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड। बहुत अच्छा खासा विजन है, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेटा पार्क मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में सुर्खी में बन रहा है। आई एम फ्रॉम भोपाल, अभी मैं भोपाल से आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जो कि कैपिटल है। और मध्य प्रदेश से करीब 2.5 घंटे का ट्रैवल है, जो कि सुर्खी पड़ता है, जहाँ पे वर्क ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड, वर्क स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, राइट, है ना। सरकार ने अपनी 200 एकड़ की जमीन दी है, 1700 करोड़ की फंडिंग रेज करी थी, जिसमें से बीपी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, राइट। और आपको बता दूं, जब वो पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होएगा, तो इट वुड कॉस्ट अराउंड मोर देन 10,000 to 15,000 करोड़। मतलब अगर इसको साधारण भाषा में समझाऊं, यहाँ पे कोई भी इंसान जो यहाँ पे कितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है अपने, या यहाँ पे बेनिफिट लेता है, या पैसा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हो ना, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के प्रोजेक्ट में भी पैसा डाल रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सरकार की वेबसाइट में अवेलेबल है। इवन आपके, इफ यू हैव पॉलिटिकल कनेक्शन ब्यूरोक्रेसी में, यस, जस्ट चेक एंड वेरीफाई एवरीथिंग। उसके बाद जैसे होता है ना, म्यूचुअल फंड में आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ चेक करो, आपको और मजा आएगा, और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है इतना नहीं, तो आप बोलोगे दिल खोल के इन्वेस्ट करोगे, ये आई कैन बैक, राइट। तो ये चीजें आपको, मुझे काफी प्रैक्टिकली अंदर से इनर मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, कि these things are very legal, genuine, authentic, और जहां पे मैं बड़ा सिक्योर हूँ, राइट। चलिए, दिस इज हाउ डेटा सेंटर लुक लाइक। एंड अच्छा जी, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, आप और मैं बेनिफिट की बात कर रहे थे ना, किस तरीके से बीपी ग्रुप के साथ एसोसिएट होकर हम पैसा कमा सकते हैं। सरकार ने लॉ पास किया, इंडस्ट्री बूम हुई, छोटे स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप सब इस पे कूद गए।
और सबको, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना, एक बार गूगल करिएगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ डेटा सेंटर इंडस्ट्री इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड भी डाल दीजिएगा, आपको समझ में आएगा भाई साहब ये इंडस्ट्री कितनी वास्ट, कितनी बड़ी है। ये 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ वाली इंडस्ट्री नहीं है, हजारों और लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। कोई भी स्टार्टअप होता है, उस स्टार्टअप को चाहिए पैसा बिजनेस करने के लिए। मैंने जब अपना रेस्टोरेंट बार डाला, गोवा में क्लब डाला, तो हमें पैसों की जरूरत थी। हमने उसमें 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, राइट। तो हमारे दिमाग में चला था यार पैसा कहां से लाएंगे, लिक्विड कहां से लाएंगे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा स्टार्टअप, मेरा तो छोटा सा स्टार्टअप था। छोटा स्टार्टअप हो, बड़ा स्टार्टअप हो, बहुत बड़ा लेवल का स्टार्टअप हो, ये तो बहुत ही बड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल का स्टार्टअप है, राइट। तो कोई भी जब स्टार्टअप होता है ना, तो उनको चाहिए फंडिंग, फंड रेज करना होता है। अब कोई भी स्टार्टअप को अगर उसको फंड रेज करना है, 4 तरीके होते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला होता है सेल्फ फंडिंग, वो टाटा हो, रिलायंस हो, गोदरेज हो, बजाज हो, ऐसे बड़े बड़े जितने इंडिया के रेनाउंड बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये अपने वेंचर से इनको डेटा सेंटर्स लगाना है, इनके पास ऑब्वियस बात है टीम है, स्किल्स है, सब कुछ है। तो इन्होंने अपने वेंचर से उठाया 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, लाख करोड़ और लगा दिया, इसे बोलते हैं सेल्फ फंडिंग। लेकिन एक स्टार्टअप के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, बड़े वेंचर्स के लिए या इट्स पॉसिबल, क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा होता है जो इनके पास सेल्फ फंडिंग नहीं था, दूसरा बैंक लोन। अगर आप एक छोटा सा घर भी खरीदते हो, आपने देखा होगा, आप सरकारी आदमी हो कुछ भी हो, आपने अगर घर खरीदा है और ईएमआई पे चल रहा है, तो उसकी सेल डीड रजिस्ट्रेशन ना वो बैंक के पास होता है, और आखिरी ईएमआई चुकाने तक वो डिपॉजिट रहता है बैंक में। आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से, डिपॉजिट रहता है बैंक में रहता है। जब तक आप आखिरी ईएमआई नहीं भरोगे, बैंक उसको एज ए कोलेटरल, एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखती है। अब देखो 2 करोड़ 5 करोड़ की बात होती तो चलता है, अगर बात आ रही है 1,000 करोड़, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की, तो बैंक को इससे मतलब नहीं कौन सा सरकारी प्रोजेक्ट तुम देख रहे हो। बैंक को चाहिए भाई साहब, आपको अगर 2,000 करोड़ चाहिए, तो आप 2,000 करोड़ का कोलेटरल डिपॉजिट करिए। जैसे मुझे अगर 2 करोड़ का लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा भाई साहब आप 2 करोड़ की एसेट मॉर्गेज कर दो। तो मेरी मान लो शॉपिंग मॉल में शोरूम है या कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, मैंने एसेट अटैच कर दी, मतलब रिकवरी करने के लिए अटैच करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास इतना नहीं है कि 5,000 करोड़ की एसेट डाल दी, लाइक पॉसिबल ही नहीं है। तो बैंक लोन वाला ऑप्शन खत्म। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें, शार्क टैंक की बात करो, आपने शार्क टैंक 1-1 करोड़ रुपए देने मन की, ऐसी तैसी हो जाती है, आपने देखा होगा, राइट। और वेंचर कैपिटलिस्ट को और एक्सप्लेन करूं, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को आपके स्टार्टअप में पैसा डालना है, तो साधारण भाषा में बोलूं, उनको वेंचर कैपिटलिस्ट आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, मतलब पार्टनरशिप देनी पड़ती है जो इनको दे देते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन बता। पब्लिक फंडिंग की बात करते हैं। चौथा तरीका होता है पब्लिक फंडिंग। 2 तरीके की पब्लिक फंडिंग हो सकती है, जिसमें से पहला है आईपीओ, क्योंकि क्लाउड बिजनेस में ये लोग 2023 से आए, तो कम से कम 3 साल की प्रॉफिटेबल हिस्ट्री होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज पर रेगुलेशन ऑफ सेबी, जो कि इनके पास है नहीं। तो आईपीओ वाला ऑप्शन खत्म हो गया, फ्यूचर में अपना आईपीओ भी लेकर आएंगे, राइट। अब दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं एसएलबी मॉडल, सेल्स एंड लीज बैक मॉडल। आपको समझा दूं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनीज, एविएशन कंपनीज इस मॉडल को फॉलो करती है, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे टू रेज फंड्स होता है, जहां पे कंपनीज बिना डेट में गए हुए अच्छा खासा फंड रेज करके अपना बिजनेस चलाती हैं, अपने बिजनेस को रन करती है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसे बोलते हैं सेल्स एंड लीज बैक मॉडल, राइट। अब ये सेल्स एंड लीज बैक मॉडल क्या होता है, इसको बहुत बेसिक भाषा में समझते हैं, एक मिनट के अंदर। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हरजीत की बिल्डिंग बनाई, हरजीत ने एक बिल्डिंग बनाई, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई, और हरजीत ने पूरी बिल्डिंग सेल कर दी, पूरी कॉमर्शियल बिल्डिंग। अब हरजीत है सेलर, मैं हूं बायर। तो हरजीत ने बोला कि आशीष सर ये एक शॉप है 1 करोड़ की है, हरजीत ने बेचा, सेल किया मेरे को, बायर को, मतलब मैं हूं, ठीक है ना, और मैंने हरजीत को 1 करोड़ दिए। अब हरजीत ने बोला आशीष सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको लीज वाला बंदा ढूंढना है कि कौन सा शोरूम रहेगा, आप इसकी टेंशन भूल जाओ, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप ही हमें लीज पे दे दो और हम आपको हर महीने रेंट देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अरिजीत का बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, उसके पास सारी चीजें सेटअप है, उसके पास इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। और उसका कैश फ्लो भी अच्छा हो रहा है, सामने वाला इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है यार कि बढ़िया यार,
मैंने पैसा भी इन्वेस्ट किया, मैं प्रॉपर्टी का ऑनर भी हो गया और साला रिटर्न भी आना स्टार्ट हो गया मेरा पहले दिन से। तो कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा सही है यार, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। दिस इज हाउ बड़ी बड़ी कंपनीज वर्क्स यार। भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, आप उनकी वेबसाइट विजिट करना, आप 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदो, आपको 1.5% का रिटर्न देना स्टार्ट कर देते हैं, पोजीशन मिले या ना मिले। एंड देयर आर मार्केट में थाउजेंड ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, दे आर डूइंग इट राइट। वो इस चीज को करते हैं, इसे बोलते हैं सेल्स एंड लीज बैक मॉडल। मतलब आप ओनर हो, आपसे ही मैंने कोई चीज खरीदी और आपने ही उस चीज को किराए पे ले लिया और आपने मुझे हर महीने उसका किराया देना स्टार्ट कर दिया। मतलब सेल एंड लीज बैक मॉडल इसको बोलते हैं। एयरलाइन कंपनीज कैसे काम करती है? इंडिगो एक एग्जांपल लेते हैं, ये रियान एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गई, इंडिगो एयरलाइंस हो गए। अब इंडिगो एयरलाइंस तो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, लेकिन वो लोग अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं, मतलब फंड रेज करते हैं अंडर एसएलवी मॉडल से बहुत भयंकर पैसा रेज करते हैं। कैसे? इंडिगो ने 5,000 करोड़ के 100 प्लेन खरीदे मार्केट से। मतलब जब इंडिगो ने 100 प्लेन खरीदे 5,000 करोड़ के, तो इंडिगो के पॉकेट से 5,000 करोड़ गए, पहला स्टेप। अब इंडिगो था स्मार्ट, इंडिगो ने क्या किया, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ढूंढे और जो 100 प्लेन खरीदे थे मार्केट से, उसने 100 प्लेन इन्वेस्टर्स को बेच दिए। मतलब जो प्लेन पहले मार्केट से खरीदे वही प्लेन उसने इन्वेस्टर्स को बेच दिए। तो इंडिगो के पॉकेट से जो 5,000 करोड़ वो 100 प्लेन के बदले गए थे मार्केट में, वो 5,000 करोड़ इन्वेस्टर के थ्रू वापस आ गए। अब एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो है, आप बिजनेस बहुत अच्छा रन करोगे। अच्छा, अब एक इन्वेस्टर प्लेन क्यों खरीदेगा भाई साहब? ना तो उसके पास एयरपोर्ट है, ना तो उसके पास स्टाफ है, ना तो उसके पास बीजीसीआई का लाइसेंस है, ना तो उसके पास और बहुत सारी चीजें जो आपको और मुझे भी नहीं पता, जो उस फील्ड के उसको पता है। मतलब वी डोंट हैव नथिंग, ना तो मेरे पास एयरपोर्ट है, कुछ भी नहीं है राइट। तो वो इन्वेस्टर को इंडिगो बेचती और ये इन्वेस्टर वो प्लेन खरीदता है अंडर एसएलबी। उसकी कंडीशन ही होती है अंडर एसएलबी कि भाई साहब मैं आपको ये प्लेन बेच रहा हूं अंडर एसएलबी। मतलब ये प्लेन हम ही आपसे किराए पे ले लेंगे, सीधी सी बात है। और एक इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है, यार सही बात है, मेरे पास पड़े हुए थे 100 करोड़, तो मैंने बोला 500 करोड़ पड़े थे, मैंने बोला ले भाई। अभी उसने एक प्लेन खरीद लिया और इंडिगो क्या करती है, उसको हर महीने किराया देना स्टार्ट करती है। एक प्लेन की वैलिडिटी होती है 20-25 साल, 5-7 साल में 8 साल में उसने अपना पूरा कैपिटल रिकवर किया, 15 साल 20 साल मजे कर रहा है, बढ़िया रेंटल इनकम। के बाद स्क्रैपिंग में चला जाता है, खराब हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। और आपको बता दूं रेंट कैसे मिलता है एक इन्वेस्टर को। एक प्लेन अगर एक दिन में 5 बार उड़ाए ना, तो एक सीट पर सीट जितनी बार वो ऑक्यूपाई होती, एक सीट की बात करो, ऐसे सोचो एक एक प्लेन में 180 सीट्स होती है, एक सीट अगर उनकी 5 बार यूज हुई है तो 5 बार किराया जाता है एक सीट का। दिस इज हाउ इन्वेस्टर्स मेक मनी एंड दिस इज हाउ इंडिगो रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडिगो का तो हर दिन का रेवेन्यू है, एक प्लेन में इतने पैसेंजर्स बैठे, वो तो इतना पैसा लेगी, बस बात ही खत्म। आपने देखो वही वही कई बार एक एयरलाइन की टिकट साला 2,000 की मिलती है, 3,000 की मिलती है, वही साला कभी 12,000 की मिलती है। समझ लो ना, दिस इज हाउ इन्वेस्टर्स आर मेकिंग मनी राइट। सो इस तरीके से सेल्स एंड लीज बैक मॉडल काम करता है। एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, देयर लॉट ऑफ कंपनीज राइट। अब बात करते हैं बीपी ग्रुप में। मतलब अगर एसएलवी की बात करें, आपने अपनी एसेट सामने वाली कंपनी के साथ अटैच कर दी, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बिजनेस का सेटअप है और आपको वो हर महीने रेंट देना स्टार्ट कर देते हैं और आपके और उस कंपनी के बीच में एक अच्छा खासा लीगल एग्रीमेंट होता है, जहां पे सामने वाला अश्योरेंस देता है कि भाई साहब मैं आपको इतना पैसा दूंगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपको को ऑन्ड सर्वर खरीदने का चांस मिलता है, आपको उसमें इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। अब सर्वर खरीद के आप करोगे क्या? ना तो आपके पास डेटा सेंटर है, ना तो आपके पास लाइसेंस है, ना तो आपके पास स्किल्स है, आपके पास कुछ भी नहीं। तो आप खरीदते ही हो अंडर एसएलबी, कि मैं अंडर सेल्स एंड लीज बैक मॉडल के तहत खरीद रहा हूं कि भाई साहब जो सर्वर मैंने आपको खरीदा है आप ही इसको रेंट में ले लोगे और कंपनी इसको रेंट में ले लेती है और आपके और कंपनी के बीच में एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है, जहां पे कंपनी आपको अश्योरेंस देती है कि हर महीने हम आपको मंथली इतना रेंटल इनकम आपको पे करेंगे। आपको चांस मिलता है को ऑन क्लाउड सर्वर्स ऑन करने का, जिसमें से वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन एसेट। आई रिपीट, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्लान। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन एसेट, आप कंपनी की एसेट खरीदते हो, जिस एसेट को कंपनी क्या करती है, लीज बैक
आपसे लीज पे ले लेती है और आपको किराया देना स्टार्ट करती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन एसेट अंडर एसएलवी एंड मंथली रिटर्न्स फॉर 10 इयर्स। 10 साल तक आपको मंथली रिटर्न देना स्टार्ट करती है। नोट क्या लिखा हुआ है? द लाइफ स्पैन ऑफ दिस इवेंट इज 10 years ड्यू टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। After this period, the asset will convert to e-waste. However, by then you will have gained significant returns on your investment. मतलब आप एक बार एसेट बाय करते हो जिसको कंपनी लीज पे ले लेती है और आपको हर महीने रेंट देती है और 10 साल में आप अच्छा खासा रिटर्न गेन कर लेते हो। 10 साल में उसकी एसेट की वैल्यू क्या होती है? लोग बोलते हैं सर मेरा कैपिटल कहाँ गया। आपने एक एसेट खरीदी यार। आज मैंने मर्सिडीज खरीदी 1 करोड़ की, 1 साल के बाद वो 80 लाख की हो जाएगी, 2 साल के बाद 60 साल की हो जाएगी, 10 साल के बाद 6 लाख में भी नहीं बिकेगी। आज मैंने मैकबुक खरीदा 1.5 लाख का, 1 साल के बाद वही 80 हजार का हो गया, फिर उसके बाद 50 हजार का हो गया, 40 हजार का हो गया, एक दिन कौड़ियों का भाव नहीं बिकेगा। इस दुनिया में कोई भी डेप्रीशिएशन वाली जो कहना चाहिए डिवाइस, ये सारी डेप्रीशिएट होती है। आपने बाइक आज खरीदी, आप 10 साल के बाद बेचोगे, कुछ पैसों में भी नहीं बिकेगी, कौड़ियों के भाव नहीं बिकेगी। उसी तरीके से सर्वर इज अ फिजिकल डिवाइस। आपने एक एसेट खरीद ली, उसकी परफॉर्मेंस धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते उसकी कम होती जाएगी। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। आपने टीवी खरीदी, धीरे धीरे जैसे ईयर्स निकलेंगे वो यूज होता जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से इसका एक नेचर है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होकर वो खराब हो जाएगी, ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट? जैसे प्लेन की वैलिडिटी लाइफ टाइम कभी नहीं हो सकती, एक दिन उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, उसका लाइफ टाइम जैसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन हाँ, तब तक आपने अंट शंट पैसा कमा लिया है। आप यहाँ पे एसेट खरीद के किस लेवल पे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ करते हो, किस लेवल पे अपने कैपिटल को अलग लेवल पे ग्रो कराते हो, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। राइट? अब आपने यहाँ पे एसेट खरीदी, इस एसेट को कंपनी ने ही लीज पे ले लिया और आपको मंथली रिटर्न देना स्टार्ट किया। सपोज दैट आपके पास 49 लाख का बजट है, आपने 49,68,000 का पूरा सर्वर खरीदा, जिस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन था 192 टेराबाइट। आपने एक बार एसेट खरीदी, कंपनी ने उसको लीज पे ले लिया और आपको हर महीने रेंट देती है 1,98,984, 1.98984 रुपीज पर मंथ फॉर 10 इयर्स। आपका बजट है 25.96 लाख, तो आप 96 टेराबाइट का हाफ सर्वर बाय करते हो, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और आपको अश्योर्ड मंथ, अगेन आई रिपीट, अश्योर्ड मंथली रेंटल आपको मिलता है 98,070 रुपीज का। उसके अलावा अगर आपका बजट है 13.42 लाख, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 13.42 लाख और आपको अश्योर्ड मंथली रेंटल मिलता है 48,754। आपका बजट 6.79 लाख है, 24 टेराबाइट आप स्पेस बाय कर सकते हो, आपको अश्योर्ड जो रेंटल मिलता है वो मिलता है 23,952 रुपीज। उसके अलावा अगर आपका बजट 2.86 लाख है तो आप 10 टेराबाइट स्पेस बाय कर सकते हो और आपका अश्योर्ड रेंटल है वो है 9,485 रुपीज। आपका बजट अगर 1.44 लाख है तो आप 5 टेराबाइट का स्पेस बाय कर सकते हो और आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको एवरी मंथ जो अश्योर्ड मंथली रेंटल मिलता है 4,735 रुपीज। उसके अलावा आपका बजट अगर 58,000 है तो आप 2 टेराबाइट का स्पेस बाय कर सकते हो, जिसको कंपनी लीज पे ले लेती है और आपको हर महीने रेंट देना स्टार्ट करती है, अश्योर्ड मंथली रेंटल 1,889 रुपीज पर मंथ। राइट? और आपका बजट अगर 32,000 है, इवन यू कैन बाय 1 टेराबाइट स्पेस, जिसके बदले में आपको अश्योर्ड मंथली रेंटल आपको कंपनी एवरी मंथ फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, आई रिपीट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ आपको देना स्टार्ट करती है फॉर 10 इयर्स। कितना? 1,012 रुपए, 1012 रुपीज। थोड़ा सा एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन ओन मल्टीपल ऑन क्लाउड स्पेसेस सर्वर्स विदाउट एनी लिमिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास 1 टेराबाइट है, आपको लगा यार 2 टेराबाइट और बाय कर लेते हो, तो आपको 2 रेंट आना स्टार्ट हो गया। अब आपके पास मान लो 5 टेराबाइट था, आपने बोला कि यार 10 और टेराबाइट खरीद लेता हूँ, फिर आपको मन किया यार 24 और टेराबाइट खरीद सकता हूँ, मतलब आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ओनर हो, तो आपको मल्टीपल रेंटल्स क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में। सीधी सी बात है। सो यू कैन ओन multiple co-on cloud spaces servers without any limit. You can purchase as many assets as you want and generate monthly rental income under the SLV model. Please note that 2% TDS will be deducted from the monthly rental income along with a 5% maintenance fee before the amount is credited to your account. मतलब 7% का डिडक्शन होगा, 2% टीडीएस कटेगा, जो कि आप रिफंड भी ले सकते हो। अगर आप आईटीआर अच्छा खासा नहीं भरना है तो आप रिफंड ले सकते हो, आपकी चॉइस है, और 5% मेंटेनेंस फी आपकी लगेगी। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट अमेजिंग रेंटल इनकम। एक दिमाग में सवाल आया होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना ज्यादा रिटर्न क्यों देती है, कुछ लोगों को लग रहा है इतना कम रिटर्न क्यों देती है। क्लियर कर देता हूँ, या कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कैसे देती है।
पहली बात, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जहां पे पैसे के बदले में पैसा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने रेस्टोरेंट में 1.5 करोड़ रुपीस की एक इन्वेस्टमेंट करी। अब वहां पे 15 लोगों का स्टाफ है जिनकी सबकी सैलरी, कैप्टन हो गए, हाउसकीपिंग हो गया, और शेफ हो गए, हेल्पर हो गए, सबकी बात करता हूँ, सबको क्लब करके देखता हूँ, 3 लाख सैलरी हमें देनी पड़ती है। अब 1.5 करोड़ का अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको क्या लगता है हर महीने 3 लाख की जो सैलरी होती है ना, वो मैं 1.5 करोड़ जो इन्वेस्ट हो चुका है उससे नहीं देता हूँ। जो मंथली सेल्स होती है, जो मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उससे मैं अपने एम्प्लॉइज को फीस देता हूँ, सैलरी देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूँ, लीज का पैसा देता हूँ, लाइसेंस का खर्चा देता हूँ, और 10 तरह के मेंटेनेंस देता हूँ। सीधी सी बात है। आपने जो एसेट खरीदी है, वो एसेट इन्वेस्ट हो गया डेटा सेंटर में। अब वीपी ग्रुप क्या करेगा, उस एसेट का यूज, ऑब्वियस सी बात है, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, अपने बी टू बी क्लाइंट्स को और बी टू सी क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए उस डेटा सेंटर का यूज कर रहे हैं। कैसे? हमारे साथ जियो ऑन बोर्ड है, हमारे साथ वोडाफोन आइडिया ऑन बोर्ड है, हमारे साथ स्काई ब्रो बीएसएनएल का पूरा डेटा हमारे साथ ऑन बोर्ड है, मतलब बीएसएनएल हमारा ऑफिशियल पार्टनर है। वीपी ग्रुप के सारे वेंचर्स ऑब्वियस सी बात है हमारा डेटा सेंटर यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लाउड हो गया, इसके अलावा फेसबुक हमारे साथ फरवरी में ऑन बोर्ड हो रहा है चंडीगढ़ रीजन में। इसके अलावा ओलायस क्लाउड हो गया। तो ये सारे हमारे कंपनी पर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाइंट लिस्ट है जिनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लॉ ने बाउंड किया हुआ है कि आपको ये जल्दी से जल्दी करना है, राइट? तो कंपनी इज डूइंग रियली ग्रेट। आप एक गूगल पे सर्च करना, 1 टेराबाइट का कॉमर्शियल चार्ज, स्टोरेज इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे आप मोबाइल फोन में स्टोरेज यूज करते हो ना, वो तो एक इसका एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप 1 टेराबाइट का कॉमर्शियल चार्ज सर्च करना कि कितना है, आपको अच्छा लगेगा। AWS जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो चार्ज करती है 5,500, 4,500, 5,500 से लेकर 13,000 तक, राइट? डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ सर्विस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। उसी तरीके से अबेकस या वीपी ग्रुप 1 टेराबाइट का अपने क्लाइंट से चार्ज करती है 6,000 से लेकर 13,000 तक, डिपेंड ऑन किस टाइप का डेटा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब एक महीने का आप 1 टेराबाइट से 6,000, 7,000, 8,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो 1,000 रुपए आप एसेट ऑनर को देते हो, सिंपल। दिस इज हाउ मनी जनरेशन, इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है क्लाउड की दुनिया में। अच्छा, ये मंथली कैसे जनरेट होता है, ये भी दिमाग आपको लगाना चाहिए। क्लाउड की दुनिया में नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता, आशीष सर मेरे पास नेटफ्लिक्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, आशीष सर मेरे पास हॉटस्टार का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, आशीष सर मेरे पास डोमेन नेम लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, आशीष सर मैं अपना फोन कभी रिचार्ज नहीं कराता, मेरे पास लाइफ टाइम फ्री है। कभी नहीं हो सकता ऐसा, इस चीज को याद रखना। आपको एडिटिंग ऐप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और आपको एडिटिंग ऐप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, प्रोफेशनल ऐप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आई यूज कैनवा, कैनवा का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। दे यूज कॉमर्शियल, इनको कॉमर्शियल चार्ज देना पड़ता है, राइट? इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। होस्टिंग सर्विस आपको मंथली, वीकली, ईयरली आपको पैसा पे करना पड़ता है। एड्स डालते हो, पर घंटे का भी एड्स डालना पड़ता है, डेली का एड डालना पड़ता है, मंथली एड डालना पड़ता है। मतलब क्लाउड की दुनिया में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आवरली, डेली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज ट्रांजैक्शंस होते हैं। दिस इज हाउ कंपनी इज जनरेटिंग। जो डेटा सेंटर्स की कंपनी होती है ना, ये बहुत रेगुलर बेसिस पे अंट शंट लेवल का रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लो, आपको पैसे देना पड़ेगा। आप इस चीज को समझते हो अगर, तो अब आप समझ गए होंगे। इस तरीके से ये जब कॉमर्शियली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उसका एक दूसरा हिस्सा ये अपने इन्वेस्टर को देते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है एक आम इंसान के लिए। आप खुद सोचो तो 3.5-4% का रिटर्न आप बैंक में एफडी कर दो, जितना आपका साल भर का रिटर्न है, कंपनी आपको एक महीने का देती है। कितनी बड़ी चीज है, राइट? तो ये आपको एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, यहाँ पे मैं दबाइट वेव, या कहना चाहिए जो वीपी ग्रुप के जितने भी एसेट ओनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हम सब आपको सजेस्ट करते हैं, ये हमारी तरफ से सजेशन है, ये वीपी ग्रुप नहीं सजेशन देता, ये हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं कि एक इंसान 40 नहीं 60% भी रिटर्न एक साल का ले सकता है, 70% भी रिटर्न ले सकता है। कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं हम, उसको एक सजेशन देते हैं। क्या सजेशन देते हैं?
आप डायरेक्टली अपना पैसा, क्योंकि एक इंसान अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, वो एसेट खरीदता है, रियल एस्टेट में डालता है पैसा, एसआईपी पे डालता है, म्यूचुअल फंड खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, व्हाटएवर दे आर डूइंग, या अदर बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ भी करता है। एक एग्जांपल है, हम उसको एक सिंपल सा सजेशन देते हैं। The best approach to managing your hard-earned income, whether it is from business or salary, आपकी जो hard earned income है, चाहे वो सैलरी से आई हो, चाहे वो आपकी बिजनेस इनकम हो, is not to invest directly in SIPs, gold and mutual funds. आप उसको डायरेक्टली SIP, गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो। इंस्टेड उसकी जगह पे स्टार्ट बाय परचेजिंग एसेट्स विद इन SLV VP ग्रुप। VP ग्रुप में अंडर SLV आप एसेट खरीदो। दिस विल प्रोवाइड यू विद अ सॉलिड मंथली रेंटल इनकम, जो कि आपको एक सॉलिड मंथली रेंटल इनकम प्रोवाइड करेगा। मतलब आपके पास एक पैसा पड़ा हुआ है, आपने सबसे पहले उठाया और उसे VP ग्रुप में आपने एसेट खरीद ली, जिससे क्या हुआ कि आप हर महीने 3.5% 4% एक अच्छा खासा रेंटल ईल्ड जनरेट कर रहे हो। दिस विल प्रोवाइड यू विद अ सॉलिड मंथली रेंटल इनकम। यू कैन देन इन्वेस्ट दैट मंथली रेंटल in SIPs, gold, fixed deposits और other investment vehicles। जब आपको एक बार अच्छे रिटर्न्स बीपी से आए, उसको आप री इन्वेस्ट करो, SIP में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, FD में, आपका जो दिमाग लगता है आप लगा लो। अब आप खुद सोचो, आपने 40% बनाया बीपी के साथ, आपने उस पैसे को SIP पे डाला, 12-15% आपका और बन गया, 55% का रिटर्न आ गया। आप मुझे बताओ, आज की डेट में बिना मेरी मेंटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुए बिना मैं 55% का पैसा कहां बना सकता हूं, मुझे बता दो। नहीं है। लेकिन यहाँ पे विदाउट इवन योर सिंगल, इतनी सी भी आपकी कोई फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और आपका पैसा 50 to 55% ग्रो करता है। कैन यू गाइज इमेजिन, लीगली ऑथेंटिक वे में, विद पेपर्स, जेन्युइनली, आज की डेट में इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कहीं नहीं है। हम सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब, आप सबसे पहले एसेट खरीदिए डेटा सेंटर में, देन उसको आप री इन्वेस्ट करो। जहां पे री इन्वेस्ट करना है आपकी अपनी चॉइस है। इवन 10 टाइम्स आप अपने कैपिटल को ग्रो करा सकते हो। मतलब कोई इंसान अगर VP ग्रुप में 1.4 लाख की एसेट खरीदता है, वो अपने पैसे को 10 साल में 13 से 15 लाख में कन्वर्ट कर सकता है, 13 to 15 लाख में। 2.8 लाख की एसेट को, मतलब उस कैपिटल को 30 लाख में कन्वर्ट कर सकता है। 6.8 लाख कैपिटल को 70 लाख में कन्वर्ट कर सकता है। 13.4 लाख कैपिटल को वो 1.5 CR में कन्वर्ट कर सकता है। 25.9 लाख को वो 3 करोड़ में वो अपने कैपिटल को ग्रो करा सकता है। एंड 49 लाख को वो 5 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? आपने 49 लाख की एसेट खरीदी, कहां पे? VP ग्रुप में। 2 लाख रुपए आपका रेंटल आ रहा है, उठा के चुपचाप आपने री इन्वेस्ट कर दिया SIP में। It's very easy nowadays, right? The lot of applications, Grow, IND Money, Paytm Money, even the lot of platforms where you can invest, खुद ही कर सकते हो, किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। उठाओ और सीधा पैसा डाल दो, शेड्यूल कर दो उसको, मैंडेट कर दो, खुद ही अकाउंट से 5 तारीख को रेंट आ रहा है, 7 तारीख को SIP शेड्यूल कर दी, इधर से VP से आया, खुद ही चला गया। आप तो एंजॉय कर रहे हो भाई साहब, you're doing your job, you're doing your business, you're doing some your other stuff, whatever you're doing, you're just, आप अपने अपने काम में एंगेज हो, and you are just multiplying your money। आप बड़े even you're sleeping, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, उसी को वेल्थ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इससे अच्छी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे नहीं हो सकती, और एक इंसान को अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए दिस इज द स्मार्टेस्ट मूव आज की डेट में नहीं हो सकता। आई कैन ओपनली चैलेंज, आप में से सब मुझे कोई भी बता दो कि 4% का रिटर्न का है, जहां पे लीगली, फिर से बोल रहा हूं, मैं क्रिप्टो MLM उनकी नहीं हुआ 10% मिलता, भाई मैं परसेंटेज वाला आदमी नहीं, मुझे भी पता दुनियादारी क्या होती है, राइट है ना? जहां पे मैं इनसिक्योर हूं, मैं भाई साहब नहीं डाल सकता, मैं 1 रुपया नहीं डाल सकता। बात ही खत्म, कि जब तक चले चल रहा है, नहीं है, मैं इस जगह पैसा नहीं डालता, मैं सेफ सिक्योरिटी चाहता हूँ। हर एक इंसान 2 चीजें चाहता है, कि उसका पैसा ग्रो करे और सेफ्टी ग्रो करे। मैं तो सेफ्टी ग्रो, खुश हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से 4% में बहुत खुश हूँ, एकदम से एंजॉय कर रहा हूँ, बढ़िया, राइट? तो मैं उस चीज पे कभी नहीं आऊंगा। मुझे विद पेपर्स, लीगली, जेन्युइनली, गवर्नमेंट बैक्ड एक प्लेटफॉर्म दिखा दो जहां पे आप इतना अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। देयर इज नो प्लेटफॉर्म नाउअडेज
वीपी ग्रुप के साथ एसोसिएशन मतलब आप अपने लाइफ का फाइनेंशियली बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। खुद सोचो ना, किसी के अकाउंट में 1.5 लाख पड़े हैं, उसको पता भी नहीं वो 1.5 लाख 15 लाख पे कन्वर्ट हो सकता है यार, 20 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। किसी अकाउंट में 2,80,000 पड़े यार, अरेंज कर लिया यार, तो वो 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके सामने सबसे बड़ी बात, पहले महीने से आपका आपका कैश फ्लो चालू होता है और आपका पैसा आपकी आंखों के सामने ग्रो करता हुआ आपको दिख रहा होता है। इससे बेस्ट चीज क्या चाहिए यार? You don't need to wait यार, like you invested your money and now you're waiting for 10 years कि भाई 10 साल के बाद कितना पैसा होता है। नो, एवरी मंथ आपका कैपिटल आप देख रहे हो कि यार यार अच्छा लग रहा है कि यार हर महीने आपको रिटर्न्स आए, उसको आपने रीइन्वेस्ट किया, आपके सामने आपको दिख रहा है, आप अपना म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो देख रहे हो, हर महीने अकाउंट देख रहे हो एंड चेक, हर चीज चेक करो। अकाउंट स्टेटमेंट मंगाना, जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड है उनसे बोलना कि भाई कैसे रेट क्रेडिट होता है, मेरे को दिखाओ, अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज this is the best platform ever and I'm really blessed कि आज मुझे ये चांस मिला इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने में। और आज मैं अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड सर्कल या ये सेशंस लेता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट मेरे कारण से या लोगों के कारण से लोग अगर वेल्थी बन रहे हैं, क्योंकि मैं आपका पैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप वीपी ग्रुप में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम हो रहा है, से थैंक्स टू वीपी ग्रुप, बस दैट्स ऑल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स कि जहां पे आप यहाँ पे एसेट बाय करके पैसा कैसे आ रहा है, इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, हर चीज एक्सप्लेन करी। यहाँ पे एक इंसान एसोसिएट होकर अपनी अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। आखिरी में 1 मिनट और दूंगा। यहाँ पे आप 2 इनकम जनरेट करते हो। एक रेंटल इनकम, रेंटल इनकम जो आपको मैंने बताया, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से या जुगाड़ करके बिजनेस के हिसाब से, आप बिजनेस माइंडेड तो ऑब्वियसली बात है और ज्यादा हायर अमाउंट भी इन्वेस्ट करोगे, आपकी अपनी चॉइस है, दैट इज योर चॉइस, राइट। रेंटल इनकम आप जनरेट करके आप उसको रीइन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बिल्ड करते हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, जिसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड चीज, बिजनेस इनकम। हर एक इंसान के पास कितना सर्कल होता है, कितना हेल्दी सर्कल होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, घर परिवार, पापा मम्मा, अपने अंकल या अपने सर्कल में सबसे हेल्दी डिस्कशन करते हैं कि भाई कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, जो भी हम पैसा कमाते हैं, जहां से भी कमाते हैं या नहीं भी कमाते तब भी सोचते हैं यार क्या करें, राइट है ना। तो ये बिजनेस इनकम इट्स अमेजिंग इनकम और इट इज ऑल्सो परमानेंट इनकम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट। जहाँ पे इसको आप इसको एज अ साइड हसल भी ले सकते हो, एज अ फुल टाइम भी ले सकते हो, एज अ बिल्कुल एकदम से टाइम पास भी ले सकते हो, एज अ एंजॉयमेंट में भी ले सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन ये इनकम अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल, आप बोलोगे सर ये क्या ही था, राइट। तो चलो बिजनेस इनकम बात करते हैं। रेफरल प्रोग्राम, एंड आई एम सो सॉरी दिस इज नॉट लाइक दैट नेटवर्क मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग कि जहां पे आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया उससे बात करो, नहीं। यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। आप एक एसेट ओनर बनते हो। एसेट ओनर मतलब कि आपने 6 लाख की एसेट खरीदी, 6,80,000 की एसेट खरीदी और आपको अपना 24,000 25,000 रुपीज रेंट आ रहा है, या आपने पूरा सर्वर खरीदा, आपको 2 लाख रेंट आ रहा है, या आपने अपने 13 लाख वाली एसेट खरीदी, आपको 50,000 रेंट आ रहा है, या आपने 26 लाख वाली एसेट आपने बाय करी, आपको लाख रुपए रेंट आ रहा है, मर्जी आपकी। वो आपका एक अलग चॉइस है, जिसको आप री इन्वेस्ट करके आपको पैसों को कितनी डबल ट्रिपल 5 टाइम 10 टाइम अपना दिमाग लगा के कितना ग्रो करा रहे हो। कंपनी आपको 4% दे रही है, उसको 6% पर हर महीने कन्वर्ट कर दो, 10% में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए और चीजें चाहिए तो मुझसे 1 to 1 बात कर लेना, मैं आपको और सजेस्ट कर दूंगा जो मार्केट के प्रूवन मार्केटिंग टूल्स है। मार्केट में टूल्स अवेलेबल है फाइनेंस वाले, जहां से एक इंसान अच्छा खासा पैसा बना सकता है, राइट। तो आप एक एसेट ओनर बनते हो पहले और अपनी रेंटल इनकम, अपनी वेल्थ को बिल्ड कर रहे होते हो। अब एक एग्जांपल मैं अपना ही दे देता हूं जिससे आपको पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा। मेरी सिस्टर है, शी इज अ डॉक्टर, दीदी जीजू दोनों डॉक्टर हैं। वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आशीष पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदे, कौन सा गोल्ड खरीदे, कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदें, कहाँ कौन से स्टॉक्स में पैसा डालें। मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन इज ठीक ठाक, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन हाँ आज तक अपनी लाइफ में जितने स्टेप्स लिए दैट इज वेरी नाइस स्टेप, मतलब। तो अपनी घर में अंधों में काना राजा मान लो, कुछ भी मान लो, मेरे घर वाले मेरे को बहुत मानते हैं और वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि यार आशीष पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, they were about to invest their money in real estate। तो मैंने बोला अभी रुक जाओ, 5 महीने के बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, दैट वाज माय एग्जैक्ट वर्ड। तो बोले कहाँ पे इन्वेस्ट करें, मैंने बोला डेटा सेंटर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो। बोले तूने सब चेक कर लिया, मैंने बोला आई हैव चेक एवरीथिंग। बोले ठीक है तू बोल रहा है तो कर देते हैं, दैट वाज एग्जैक्ट वर्ड। मैंने आंख बंद करके कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू सर्वर खरीद ले। दीदी ने सर्वर खरीदा। अब जब दीदी ने सर्वर खरीदा उसको 2 लाख रुपए हर महीना आना स्टार्ट हो गया। पहली चीज सुनते जाना, 2 लाख महीना आना स्टार्ट हुआ, मतलब उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, उसको रीइन्वेस्ट किया, मतलब वो अपने 50 लाख को 5 करोड़ में कन्वर्ट कर लेगी 10 साल में।
मतलब मेरे कारण से, मेरे बताए गए स्टेप से उसका कैपिटल 10 गुना ग्रो कर गया। ये तो स्मार्ट मूव हो गया। अब मेरे सिस्टर से मेरा ट्रांजैक्शन बेसिस पे कोई लेना देना नहीं। मतलब आपके क्लाइंट से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं मारुति के शोरूम पे गया और मैंने मारुति कार परचेज करी, तो जो बंदा मुझे कार बेचता है वो कमीशन मुझसे नहीं लेता है, उसको कमीशन कंपनी देती है। जो बंदा मुझे हेल्थ की पॉलिसी बेचा, तो पॉलिसी के बेनिफिट मैं पॉलिसी वाली कंपनी से लूंगा, और कमीशन मैं नहीं देता, उसको कंपनी देती है। उसको मेरे से कोई लेना नहीं। उसका काम था पॉलिसी बेचना, वो बेच के आ गया, बेनिफिट मैं ले रहा हूँ, मेरे को बेनिफिट मिले हैं, पॉलिसी बेनिफिट मुझे मिलेंगे, सिंपल सी बात। उसी तरीके से मैंने कोई एसेट सेल करी, बेनिफिट सामने वाले को मिलना है, बेनिफिट सामने वाला अपना अपना पैसा